नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी को कहे हैं कि 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जो प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, वह सभी प्रश्न को लाए हैं और शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आज पार्ट नंबर कितना है? 4 है। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है? तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है। हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 5 से 10, 5 से 10 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 10 से 15, 10 से 15 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये, जो कि 5 बार आ रहा है, 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 19, 2 संख्या है तो /2। क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है? 2 गो, तो 2 को नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 32, 32/2। तो कितना बार में कट जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा? जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है? 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है? 3 बार है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, 3, 8, 4, 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है? 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है? 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है? 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है? इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे? देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। 2, 4, 5, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2, 4, 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिक है। कह रहा है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी।
तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना 1। तो दशमलव बैठा दिए, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे, 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका 25। तो आपका यही आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है, कह रहा है 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है, इससे और छोटी है नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 21, 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया 21, ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल सही है 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120 130, यानी कि 120 हो जाएगा, इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है 120। दोस्तों प्रश्न है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी प्रश्न लिए गए हैं जो हर साल लगभग में पूछ ही दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में वृत्त से संबंधित। तो आइए प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छे से समझिए। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आपको सूत्र याद होगा तो आइए प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो दोस्तों परिधि आपको ऑप्शन में दे दिया है, और आपको परिधि निकाल करके आंसर टिक लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो वृत्त का आप सभी त्रिज्या जानते होंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना होता है दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते होंगे पहले से, यानी बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास आपका कितना दिया गया है यहाँ पे 14। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 14 लिख दिए, अब बटे में 2 है, यानी कि
त्रिज्या को हम लोग छोटी आर से सूचित करते हैं, तो छोटी आर बराबर, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी कि त्रिज्या आर हमको कितना निकल गया 7 निकल गया 7। तो अब देखिए हमको क्या एक पूछा था प्रश्न में, परिधि। तो दोस्तों इसका आप परिधि निकालेंगे। तो देखिए, तो इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो चलिए इसे यहाँ पर हम बैठा रहे हैं, आप लोग देखिए समझिए। तो 2 लिख दिए और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिए और आर का मान कितना निकला था हम लोग का 7, तो 7 यहाँ पे बैठा दिए। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर नीचे 7, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, तो बच गया क्या अब 22 गुना 2 यानी कि 2 गुना 22, तो कितना हो जाएगा 44। तो 44 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यदि किसी वृत्त की परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी जान रहे हैं कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है, और यही चीज हमको दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है पहले से 220। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे 220 बराबर 2 का मान 2 रह जाएगा और पाई का मान लिख देते हैं 22/7, 22/7, और आर का मान तो हमको निकालना ही है, तो आर यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए अब इसको दोस्तों ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, ये 22 और ये 22 कट गया, तो यहाँ पे 1 यानी कि 10 बच गया। अब इसे 10 को भी ऊपर से कटा सकते हैं, इससे 2 1 2 अब 5 दूनी 10, तो कितना हो गया यहाँ 5। अब ऐसे हम साफ से यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों 5 बराबर यहाँ पे नहीं कुछ तो यानी कि 1/7 और आर लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है बराबर है, तो कोना कोनी आप गुना करिएगा, तो इधर मान लीजिए ये आर कहाँ है, ये आर कहाँ आपका ऊपर में ही है, तो ये आर इधर आ जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 35। तो 35 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ है 35। तो दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से देखते 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 आगे बढ़िएगा तो अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न है, कराए 2 वृत्तों की परिधि, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। तो दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है और 2 वृत्त का परिधि दिया गया है हमको, 2:3 परिधियां दिया गया है। तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कि परिधि यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। दोस्तों 2 को वृत्त है तो इसे R1 मान लेते हैं, ठीक। अब बटे, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं ना। तो नीचे अब दूसरा, क्योंकि वह भी 2 को दिया है ना, 2 वृत्त, तो दोनों परिधियां दिया गया है, तो 2 पाई इसे मान लेंगे R2। अब बराबर अनुपात दिया गया हमको 2:3। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो, तुम ये 2 और ये 2 कटा सकते हो, इस पाई और ये पाई भी कटा सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या बच गया, अब बच गया दोस्तों R1 बटे R2 बराबर 2/3 बच गया। तो दोस्तों आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि R1 अनुपात R2 लिख सकते हैं। तो R1 कितना है आपका, R1 2 है, तो R1 2 लिख दिए, बीच में अनुपात R2 कितना है, R2 3 है, तो 2:3, 2:3 कहाँ है आपका, 2:3
ऑप्शन नंबर बी यहां है दोस्तों, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको सूत्र याद रहेगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं में कौन सा अनुपात होगा। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो आप सब जानते होंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यह भी सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों दो गो वृत्त है और दोनों का क्षेत्रफल है, तो दोनों का वृत्त तो क्षेत्रफल एक ही होगा, तो इसे हम R1 मान लेते हैं बटे पाई और आर स्क्वायर 2 मान लेते हैं इसको। और इसका अनुपात कितना दिया गया है 4:1 दिया गया है, तो 4/1। तो दोस्तों अब इसमें क्या करिएगा आप, पाई और पाई कट जाएगा, तो आपका बचेगा R² 1 और R² 2 बचेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं R1 बटे R2 पर होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, और बराबर लिख सकते हैं 4/1। 4/1 दोस्तों जब इस स्क्वायर यानी वर्ग को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट में हो जाएगा, इसको इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तब दोस्तों आपका यहाँ पे क्या होगा R1 बटे R2 बराबर, ये जो रूट अंडर जो है ना, रूट अंडर जो 4/1 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 2, अब बटे 1 का मान 1 ही रहेगा। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से अब लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2, तो R1 कितना हो जाएगा आपका 2:R2 कितना हो जाएगा 1, तो 2:1 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, 2:1 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जरूर इसे भी समझ गए होंगे। और हाँ अगर कमेंट में करिए नहीं समझ में आता है तो आपको बोर्ड पे हम आपके कैमरे के सामने आकर के बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट जरूर करें दोस्तों कैसा लग रहा है। और कोई भी विषय में अगर दोस्तों आपको दिक्कत है ऑब्जेक्टिव समझने में, याद रखने में, तो कमेंट करके बोलिए कि सर इस विषय में हमको ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा है, तो हम आपको इस तरह से बता देंगे कि फिर कभी आप जिंदगी में ऑब्जेक्टिव नहीं भूलिएगा। तरीका बता देंगे याद करने के लिए, लेकिन हाँ कमेंट करिएगा तब। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यह प्रश्न भी कह रहा है, यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक 10 सेमी त्रिज्या है, ठीक है, ये 10 सेमी का त्रिज्या है, और वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाता तो बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बहुत बड़ा वृत्त है और इसके अंदर एक छोटा सा 5 सेमी का त्रिज्या बोलता है बना करके काट के निकाल दीजिए, तो बचा हुआ भाग क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं कि बड़े वाला त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो बड़े वाला त्रिज्या का क्षेत्रफल यानी कि मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो इसे R1 मान लेंगे, ठीक। अगर ये बड़ा वाला क्षेत्रफल हम ऊपर वाला के निकाल लें तो छोटा वाला का भी निकाल करके क्या करेंगे, इसमें घटाने देंगे, तो जो शेष बचेगा निकल जाएगा। तो बस उसी हम पहले फार्मूले को घटा लेते हैं, ठीक है, उसका मान क्यों गुना भाग करेंगे, पहले फार्मूले को ही घटा लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर R2। तो दोस्तों अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आ जाएगा आपका पाई और अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा आपका R² 1 R² यानी R है ये R² R2 बच जाएगा, क्योंकि दोनों का है, तो हमको दोनों का त्रिज्या दिया गया है, क्या दिया गया है
10 सेमी त्रिज्या दिया गया है और 5 सेमी त्रिज्या दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए आप, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, यहाँ पे बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा साफ करने दीजिए, काम नहीं कर रहा है, क्या करें, ओहो, अरे ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फिर इसका इतना समझ गए कि हम लोग का क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आर माइनस R2। तो दोस्तों यहाँ से फिर से लिख रहे हैं हम, यानी कि पाई और क्या आया था रूट अंडर आर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर 2। तो चलिए पाई बटे 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला था, यहाँ पे 10 दिया गया था, माइनस छोटा वाला का यहाँ पे दिया गया है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, पाई और 100, पाई 100 माइनस, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, अब माइनस इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो दोस्तों 100 में 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, पाई और 100 में 25 घटा तो 75, कितना आ गया, 75। तो दोस्तों आपका 75 पाई आ गया। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आया होगा। तो 75 पाई कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न VVI है और ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त हम बना लिए और यह बिंदु है, अगर हम इस पे खींच देंगे इसे तो ये कौन सा कोण बनाएगा। तो दोस्तों ये जो कोण बनाएगा आपका इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये कोण जो बनेगा दोस्तों आपका 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों इसे आप एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। इस प्रश्न को आप कॉपी में लिख लीजिए, 2-3 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, ये प्रश्न 2 नंबर बहुत बार पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रश्न को आप पढ़ते आप जरूर समझ जाइएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों यह एक हम वृत्त बना लिए और एक बिंदु हम यहाँ पे रख देते हैं। ये बिंदु है, कह रहा है यहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम खींचना शुरू करते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी है, ये हमने 2 रेखा खींच दिए। अब दोस्तों हम खींचेंगे तो क्या कर देगा, ऐसे खींचेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अब तो खींचने लायक है बचा ही नहीं, तो हमने 2 रेखा स्पर्श खींच सकते हैं। समझ गए, कितना खींच सकते हैं, 2 रेखा ही खींच सकते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस बिंदु से हम लोग 2 रेखा ही एक वृत्त पर खींच सकते हैं, 2 रेखा। तो देखिए प्रश्न को एक बार फिर से समझा देते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 2, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा और ही आता है, इसलिए हम इतना समझा रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु है और ये वृत्त है, तो यहाँ से एक रेखा खींचे और एक रेखा खींचे स्पर्श। तो दोस्तों 2 रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध है। तो उसमें कौन सा संबंध है दोस्तों, तो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। देखिए एक वृत्त हम बना लिए, ये वृत्त है और ये बिंदु है। इस बिंदु से हम इधर खींचे तो ये दोनों जितना इधर गया होगा उतना इधर गया होगा, जो बीच में वृत्त है।
तो समान हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक वृत्त है और ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये खींच दिए और ये खींच दिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये जितना होगा उतना वो भी होगा, ये भी रेखा होगा, तो दोनों समान होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है? तो समांतर होगा, समांतर होगा, याद रखिएगा, समांतर होगा। और हाँ दोस्तों, ये जो बात कर रहे थे हम इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 1 में ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 2 में इस तरह का प्रश्न आपको और एक पूछा जाता है। कह देगा कि किसी बाह्य बिंदु से, उसमें दोस्तों ये बिंदु नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये तो प्रश्न समझा दिए हैं। कहेगा किसी बाह्य से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये वृत्त है और बाहर से बिंदु नहीं दिया रहेगा। अगर बिंदु दिया रहेगा तो 2 आंसर होगा, अगर बिंदु नहीं दिया रहेगा तो अनगिनत होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम बहुत खींच सकते हैं। देखिए, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं, फिर इधर से खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा हम लोग ढेरी खींच सकते हैं ना, क्योंकि बिंदु नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है किसी बाह्य से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ढेरी खींच देंगे, ढेरी खींच देंगे स्पर्श रेखा। लेकिन वो यही अगर यदि कहता कि एक बिंदु से खींचिए तो 2 गो ही खिंचाएगा, 2 गो ही खिंचाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर हाँ कहीं पर दिक्कत होता है तो जरूर दोस्तों कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न आप देख रहे हैं 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा? तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P/Q होता है। तो देखिए, जब किसी संख्या पर से रेकरिंग को हटाया जाता है तो क्या होता है, उतना ही नीचे 9 आता है। तो मेरे पास जो प्रश्न है, प्रश्न पे एक ही संख्या पर एक रेकरिंग है, तो यानी कि 6 पर रेकरिंग है और इस रेकरिंग को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए, तो इस तरह का आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ गया, 2/3। 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे और ही प्रश्न है, आप आगे समझिए। देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.45 पर क्या रेकरिंग है, के बराबर है। तो 0.45 पर रेकरिंग के बराबर है, तो आपका ऑप्शन इधर दिया गया है। तो देखिए, इस ऑप्शन में से सही कौन सा होगा आपको बनाना है। तो देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या क्या करेंगे, उतना ही 9 नीचे लिखेंगे। तो कितना संख्या पे रेकरिंग है, रेकरिंग है 2 संख्या पे, तो यानी कि ऊपर में हम 45 लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9×5 = 45 और 11×9 = 11 बार में, यानी कि आपका आ गया 5/11। 5/11। देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 × 9 आएगा नीचे। अगर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 9 आएगा। और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 आएगा और वह संख्या ऊपर में टोटल में से घट जाएगा। तो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 5/11। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रश्न आप देख रहे हैं 0.4 और 7 पे रेकरिंग है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, टोटल उतारेंगे। तो रेकरिंग कितना है, 7 पे है, तो यानी कि 1 9 होगा और 1 क्या हो जाएगा, जिस पे नहीं है उसका 0 हो जाएगा, और जिस पे नहीं है वह क्या होगा, माइनस हो जाएगा 4 इसमें। तो देखिए, इस तरह का बनाएंगे। जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा, ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसे माइनस भी टोटल संख्या में करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि 4 7 पे पावर यानी कि रेकरिंग था,
तो रेकरिंग 7 पे था तो एक 9 लिख दिए, और एक 4 पे रेकरिंग नहीं था तो क्या कर दिए, 0 लिख दिए, और उसी को फिर माइनस कर दिए टोटल संख्या में। तो 47 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 7 घटेगा तो। अब देखिए उसमें अब 90, तो ये कटेगा नहीं, तो 43/90 आपका आंसर जो हो जाएगा 43/90, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए 47 है, 47 पे रेकरिंग हमको 7 पे दिया था, तो उसका जिस पे रेकरिंग है उतना 9 बैठेगा नीचे, तो 9 बैठा दिया। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे और घटा देंगे उसमें, तो 4 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका इधर, यानी कि 43/90, 43/90 ऑप्शन नंबर ए था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। प्रश्न कराए संख्या 0.2 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे अभी तक बनाए वैसे बनाएंगे। तो किस पे रेकरिंग, जैसे एक संख्या हमको दिया है, इस लिख लेते हैं एक बार इधर, 32 पे नहीं तो 2 पे रेकरिंग है, तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, यानी कि हम टोटल संख्या उतार लेंगे, 32 लिख लिए। और चलिए फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 0.32 पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, तो हम यहाँ पे टोटल संख्या लिखेंगे 3 2। रेकरिंग कितना संख्या पे है, एक संख्या पे, तो एगो 9 उतरेगा। और कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो एक 0 आएगा। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से। तो अब आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा 29, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 90। 29 90 कटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 29/90। समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए टोटल संख्या मेरे पास 32 था, 32 में से 2 पे रेकरिंग है, तो यानी कि एक संख्या पे रेकरिंग है, तो एगो 9 नीचे में हो गया, एक 9 नीचे में हो गया। उसके बाद एक संख्या पे नहीं है, तो एक संख्या के बदले 0 हो जाएगा, और जिस संख्या पर नहीं है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे ऊपर में। तो अब हम 32 में 3 घटा कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, और नीचे 90, तो 29/90 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जानते हैं जो कि रूट के अंदर रह जाए उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर हो जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जैसे 1 लिखे हैं तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे न कुछ तो एक छुपा रहता है। कोई भी पूर्णांक संख्या जो है वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर जो है 36 है, 36 का बाहर हो जाएगा 6, और रूट के नीचे है इसका बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये मेरा बाहर नहीं कुछ आने वाला, तो इसको अभी ध्यान देते हैं। यहाँ भी देखिए -9 है ऊपर में, नीचे में भी आपका 7 आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आएगा, 3/9 आ जाएगा, यानी कि 3 और 81 का 9 आ जाएगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है √3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए हम सभी जानबे करते हैं कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब क्या परिमेय संख्या पूछा गया है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ मेरा क्या जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि 4 निकल जाएगा 16 का, और 5 25 का क्या निकल जाएगा 5, और यहाँ भी निकल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट कितना है 16/25 है, तो 16 का मान 4 निकल जाएगा, और 25 का मान 5 निकल जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका √4 है, तो √4 का मान कितना निकल जाएगा, इसका
2 निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। और ये ओ परिमेय, ये भी परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5 क्या है? ओ परिमेय संख्या है। √5 क्या है? ओ परिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी बाद इधर सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाहर हो जाएगा 2 और ये तो 3 है, ये है नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है और ये तो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप लोग सभी जानते हैं P/Q। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मतलब √10 गुना √15 बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे आप तोड़ दीजिए, यानी कि इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा। अब 15 को तोड़, क्योंकि इसमें एक जैसा क्यों लिखे, दोनों रूट एक ही जैसा है, इसलिए हम लिख दिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिख देंगे, गुना 3 गुना 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 छुपा रहता है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे जोड़ा लगा करके, एक ये 5 और एक ये 5, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा। तो 5 बाहर हो गया। अब रूट अंदर क्या रह जाएगा 3, यानी कि ये 3 और 2, 3 दोनों 6, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए सही है, 5√6 हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़े और उत्तर दीजिए। क्या रहा है, आंकड़े 7, 0, 4, 13 का माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर जानते हैं आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो देखिए सबको कुल योग मतलब सब संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो 13 7 कितना हो गया, 13 7 20 और 24 और 24 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल कुल संख्या आ गया 24 और संख्या कितना है 1 2 3 4 संख्या है, तो जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या क्या है 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 संख्या लिख दिया और ऊपर का सभी को जोड़ दिया, 24 हो गया। तो ये कर देगा 6 चौंगे 24, यानी कि 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माध्य कितना आ जाएगा इसका 6।